हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या जिसे हम सेंट्रॉयड या सीजी बोलते हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो समझेंगे कि सेंट्रॉयड होता क्या है या सीजी क्या होता है और इसके क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या इम्पॉर्टेंस है और इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफ़ाइन करने से पहले समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, समझना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, उसके लिए हमने क्या रखा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे हैंग करना है। तो अगर मैं सपोज़ कि इस पॉइंट के अबाउट हैंग करता हूँ तो देखिए ये जो बॉडी है इस साइड टिल्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर वही केस में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं हैंगिंग पोजीशन शिफ्ट कर दिया इस साइड, तो बॉडी हमारा क्या हो रहा है, इस साइड टिल्ट हो रहा है ना। और अगर मैं थोड़ा सा इसको जो हैंगिंग पोजीशन है, जो पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे ले आया, तो देखिए ये जो हो गया स्टेबल में, मतलब ना इस साइड ज़्यादा है ना इस साइड ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इस पॉइंट के अबाउट हैंग कर रहे थे तो बॉडी किधर हो रही थी, इस साइड ऐसे टिल्ट हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे ये जो बॉडी है नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा। इस नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब कुछ पार्टिकल यहाँ होंगे, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, यहाँ होंगे, इनका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा, यहाँ जो होंगे इनका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा। तो ये पार्टिकल और ये डिस्टेंस, ये कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। ये पार्टिकल और ये डिस्टेंस, तो ये कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब इस पॉइंट से लेके इधर जितने भी वेट होंगे सारे कैसे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अब यहाँ से अगर इस साइड की हम बात करें तो ये कैसा मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इस केस में क्या हुआ कि क्लॉकवाइज मोमेंट और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसलिए बॉडी क्या हो गया, टिल्ट इधर हो गया। और देखने से भी समझ में आ रहा है कि इस साइड का जो वेट है या जो भी पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और इस साइड के जो पार्टिकल होंगे वो कम होंगे, तो इसलिए बॉडी इधर टिल्ट हो गया। सिमिलरली इस केस में क्या हुआ, इस साइड का पार्टिकल ज़्यादा है तो इस साइड का जो मोमेंट होगा वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली दिस साइड। और यहाँ पे जब हम सेंटर में हमने किया तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये दोनों साइड इक्वल हैं, इधर के जो पार्टिकल और इधर के पार्टिकल दोनों का मोमेंट क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए स्टेबल पोजीशन या ये बैलेंसिंग कंडीशन में आ गया। तो आइए अब हम इसको फिगर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट के अबाउट अगर हैंग किए तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा है एज कंपेरेटिवली इस साइड के, तो यहाँ पे जो हो गया ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो हो गया वो ज़्यादा हो गया एज कंपेयर टू क्लॉकवाइज मोमेंट। और इस केस में क्या हुआ कि जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो कम है एज कंपेयर टू क्लॉकवाइज मोमेंट। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि इस साइड का जो मास है या इस साइड के जो पार्टिकल हैं इक्वल है इस साइड के, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब W1 + W2 एंड W3 + W4, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो टोटल W है वो सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मीन्स W1 + W2 + W3 + W4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो टोटल वेट है, ये जो बॉडी का जो टोटल वेट है, किसी एक रस्सी के सहारे हमने उसको लटका दिया। और एक रस्सी पे ये देखिए ये तो बॉडी पूरा फैला हुआ है, यहाँ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे जो लोड है ये इस रस्सी से जो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर आप इसको कट करते हैं तो यहाँ से आप टेंशन ऊपर की तरफ दिखाएंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक पॉइंट से ही तो सारा लोड पास हो रहा है, इसी पर्टिकुलर कोई पॉइंट से ही पास हो रहा है। तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ आपने अभी तक ऐसा ड्रॉ किया होगा कि हमारे पास यहाँ से W दिखा दिया और एक कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट दिखा दिया। तो मतलब बॉडी का जो टोटल वेट है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं CG, या हम सिंपली क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लिख देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ से अब डेफिनेशन क्या निकल के आता है
कि इट इज़ डिफाइंड एज द पॉइंट थ्रू विच total weight of a body is supposed to be concentrated or act। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिस पे बॉडी का टोटल वेट उसी पॉइंट से पास होता है या उसी पॉइंट पे एक्ट करता है। तो अगर हम टोटल वेट की बात करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम वेट के जगह पे अगर हम बात करते हैं टोटल एरिया और सिंपली अगर एरिया की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रोइड। और अगर आप बात करेंगे टोटल मास की तो इस कंडीशन में हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ मास। और तीनों में डिफरेंस है। आपको जनरली ऐसे टेक्स्ट बुक सीजी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड प्रेफर करते हैं, लेकिन सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बिग डिफरेंस है, या कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको हम समझेंगे जैसे सपोज़ कि हमारे पास अगर बात करें कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या है, ये हमारा वुडन है, ऊपर का वुडन है और नीचे का क्या है, स्टील मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में स्टील का जो वेट होगा, वेट ऑफ स्टील विल बी ग्रेटर देन वेट ऑफ वुडन, या ऐसा कह सकते हैं कि मास ऑफ स्टील ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ वुडन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम सेंट्रोइड की बात करेंगे तो सेंट्रोइड तो बीच में एक्ट करेगा, लेकिन जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जब बात करेंगे या सेंटर ऑफ मास की जब बात करेंगे तो चूंकि स्टील का मास ज़्यादा होगा तो ये सेंटर ऑफ जो सीजी है ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम आगे क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पॉइंट क्लियर हो गया कि जहाँ जिस पॉइंट पे बॉडी का टोटल वेट एक्ट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और अगर हम वेट ना कंसिडर करके अगर एरिया कंसिडर करते हैं तो ये होता है सेंट्रोइड, और अगर हम मास कंसिडर करते हैं तो बनता है हमारा सेंटर ऑफ मास। तो ये तीनों पॉइंट डिफरेंट हैं। तो कभी कभी आपसे डिफरेंस पूछ दिया जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड में। तो अगर आप बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड की तो आपके पास क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब हम जब भी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे वेट की, ठीक है। और सेंट्रोइड की जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे एरिया की। और ये जो होता है वो जनरली सॉलिड बॉडी के लिए होता है, सॉलिड बॉडी के लिए। और ये जो होता है वो प्लेन लेमिना, या जहाँ पे सरफेस की बात करेंगे या फिर जहाँ पे वॉल्यूम की जनरली बात करेंगे। यहाँ पे डेंसिटी, यहाँ पे जो होगा वो डेंसिटी पिक्चर में नहीं आएगा, इस वाले केस में आपको डेंसिटी आएगा, क्योंकि जब वेट की बात करेंगे तो हमारे पास मास और ये मास W इज इक्वल टू M इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो CG का मतलब है वेट और सेंट्रोइड का मतलब है एरिया। और ये जनरली प्लेन सरफेस या वॉल्यूम के केस में यूज़ किया जाता है, और ये वेट और सॉलिड वेट बॉडी के केस में यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दो प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टीज़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाइज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। तो पहला पॉइंट समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लाइज इनसाइड
और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर लाई कर सकता है या बॉडी के बाहर लाई कर सकता है। तो अब आप बोलेंगे कि बॉडी के बाहर कैसे होगा, अंदर तो समझ में आ रहा है कि ये बॉडी है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ये कहीं ना कहीं इसके अंदर ही एक्ट करेगा। तो अगर सॉलिड बॉडी है तो उस कंडीशन में इनसाइड एक्ट करेगा 110%। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर कैसा है, एक हॉलो सिलेंडर है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे तो मटेरियल है ना, इस पोर्शन में मटेरियल है, लेकिन यहाँ पे मटेरियल नहीं है, लेकिन इसका जो CG होगा ये बॉडी के बाहर जो स्पेस जो खाली जगह है वहाँ पे CG लाई करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा CG है वो बॉडी के कहाँ आ गया, बाहर आ गया। तो इनसाइड भी लाई कर सकता है और आउटसाइड भी लाई कर सकता है, डिपेंड अपन की बॉडी कैसा है। और दूसरा क्या हो गया कि CG डज नॉट डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। तो जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास ये मार्कर है, ये इसका CG हमें पता है कि यहाँ पे मिड पे है या ज्योमेट्रिक सेंटर पे है, तो इसको चाहे कैसा भी घुमा लें इसका CG चेंज नहीं होने वाला है। तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है हमारा CG। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। और जनरली जो होता है, अभी हम आगे बात जब करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो वहाँ पे जो अगर होमोजेनियस सेक्शन है, अगर कोई बॉडी होमोजेनियस है तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होता है। अब हम ज्योमेट्रिक सेंटर भी देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात। अब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे अगर आप जब भी फोर्सेस की स्टडी करेंगे तो उस केसेस में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना होगा या सेंट्रॉयड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सेंट्रॉयड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वेट बॉडी का कहाँ से एक्ट कर रहा है। तो हम बोलें कहाँ पे कि जब फोर्सेस की एनालिसिस करेंगे तो आपको CG पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी या CG फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे स्टैटिक एनालिसिस हो या डायनेमिक एनालिसिस हो। दूसरा, जब आप बैलेंसिंग की बात करते हैं, बैलेंसिंग इन द सेंस कि जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे बैलेंस करना है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए इसको हमने ऐसे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल वेट हो रहा होगा इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा। और जैसे ही हमने यहाँ से सपोर्ट प्रोवाइड किया तो कैसा हुआ कि ये जो हमारे पास ये सेक्शन था, यहाँ पे हमने एक सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया। इसका वेट कहाँ आ रहा था, W नीचे और रिएक्शन R। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में R माइनस W इज इक्वल टू हो गया 0 और R इज इक्वल टू हो गया W। तो जब भी आपको बैलेंसिंग करना होगा, स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग की जब बात होगी तो आपको CG फाइंड आउट करना होगा। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आइदर स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस ऑफ फोर्सेस या स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग, तो वहाँ पे भी आपको CG मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा, अगर हम जैसे बात करें कि हमारे पास कोई व्हीकल्स है, ये तो अगर व्हीकल है स्ट्रेट रोड है तो यहाँ पे गाड़ी चल रही है बढ़िया मस्त बिंदास, ये ऐसे बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर टर्निंग आता है तो आपने देखा होगा गाड़ी ऐसे ना हो कि या तो इस साइड ऐसे टिल्ट हो जाएगी या तो गाड़ी इस साइड ऐसे टिल्ट हो जाएगी। तो उस केस में क्या होगा, गाड़ी स्लिप हो सकती है। तो लेकिन क्या होता है कि CG जैसे सपोज़ कि अगर इस साइड टिल्ट हुआ तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहाँ पे जो व्हील है वो ग्राउंड से टच है। तो यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ से टोटल बॉडी का वेट पास होगा और वेट वो क्या कर रहा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज लाने की कोशिश कर रहा होगा। तो जब ये गाड़ी ऐसे टिल्ट होगी तो वेट क्या कर रहा होगा, लाने की ऐसे कोशिश कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी बैलेंसिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा CG। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे प्रैक्टिकल यूज़ में आते हैं और बहुत सारे ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे CG की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे फाइंड आउट करें। तो दो मेथड है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के। एक तो है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पहला जो है हम बात कर रहे हैं मेथड की। तो मेथड जो हमारे पास है वो क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और दूसरा जो हमारे पास है फर्स्ट
प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। तो देखिए हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का एक्सिस, तो एक ऐसा एक्सिस जिसके अबाउट हमारा सेक्शन सिमेट्रिकल हो जाए, उस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए सपोज कि हमारे पास एक प्लेन है या कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट देखिए आपको क्या लग रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट दो भाग में इक्वली डिवाइड करें तो इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब ये कट करें यहाँ से बीचों बीच तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो प्लेन है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये देखिए जैसे हमने इसको फोल्ड किया तो ये हो गया ओवरलैप कर गया। ठीक है, अब सिमिलरली इसी ऑब्जेक्ट को आप देखें तो ये एक्स एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है, क्योंकि जब आप यहाँ से ऐसे कट करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ये ओवरलैप कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑब्जेक्ट है या जो प्लेन है हमारा वो वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। तो अगर कोई सेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन की, तो यहाँ से हमने क्या दिखाया, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस जहाँ पे दोनों कट करते हैं इसी को हम बोलते हैं सी जी। और ये जनरली क्या है, इस प्लेन लेमिना का या ये प्लेन ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक सेंटर भी है। तो जो अगर होमोजेनियस सेक्शन हो, है ना, तो उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है वही सीजी होता है। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएं, रेक्टेंगल अगर स्क्वायर होगा तो भी यही होगा, और अगर ये सर्कुलर होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा सीजी ये भी वाई एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो इसका सीजी जो होगा वो बीच में पास होगा। हम यहाँ पे अभी बात करेंगे कि बीच में का मतलब ये हो गया कि अगर ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो जब भी आप सीजी फाइंड आउट करेंगे तो आपको डिफाइन करना होगा कि किस एक्सिस से आप निकाल रहे हैं। तो रेफरेंस एक्सिस अगर बॉटम मोस्ट की बात करें तो एक्स एक्सिस, और लेफ़्ट मोस्ट पार्ट अगर है तो जो लेफ्ट मोस्ट एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। तो आपको पहले एक्सिस रेफरेंस एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमने बॉटम यहाँ से अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा सी जी कितने, अगर ये टोटल ये हाइट जो है वो डी है डेप्थ और ये जो है बी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा d/2, और यहाँ से अगर हम ये बात करें तो ये क्या हो जाएगा b/2। तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ ये हमारा रेफरेंस एक्सिस था तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा d/2, और यहाँ से ये डिस्टेंस होगा ये भी d/2, या सिंपली r, और या सिंपली ये भी r। तो ये हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेथड। तो जो भी होमोजेनियस सेक्शन हो, जैसे हमने अभी दिखा दिया आपको, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या हमारे पास सर्कल हो, तो उसका जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपोजिट सेक्शन हो या इर्रेगुलर शेप हो तो उसका सीजी हम कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो देखिए एक और जैसे सेक्शन है, सपोज़ कि यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल हमारे पास किसी भी, अगर यहाँ से वाई एक्सिस के अबाउट कट करते हैं तब भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस के अबाउट कहीं से कट कर दीजिए तो अभी ओवरलैप नहीं करेगा। तो ये तो सिमेट्रिकल है नहीं, तो इसका आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सपोज़ कि हमारे पास कुछ हेमिस्फेयर हो या फिर सेमी सर्कल हो, तो ये देखिए इसको अगर वाई एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, और लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट कहीं से कट कर दीजिए ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाई एक्सिस के अबाउट ही सिर्फ सिमेट्रिकल है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का अभी हम और इम्पॉर्टेंस बताएंगे। तो इसका जो सी जी होगा इसी वाई एक्सिस
के ऊपर ही लाई करेगा, लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है तो यहाँ से मुझे ऊपर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जैसे दूसरा, अगर इर्रेगुलर शेप हो या होमोजेनियस शेप नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास एक कोई ऐसा बॉडी है और ये बॉडी किसी स्पेस में ऐसे रखा हुआ है। ये वाई एक्सिस हमारे पास है और ये है एक्स एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। चूँकि जेड एक्सिस ये आपकी तरफ था, चूँकि यहाँ पे प्लेन नहीं है इसलिए हमने इसको ऐसा दिखा दिया, जनरली दिखाते हैं। अब इस बॉडी का जो टोटल वेट है यहाँ से CG से पास हो रहा है और ये वेट कितना है, W। ओके, अब ये जो W है, इस W का Y मतलब यहाँ से x एक्सिस, चूँकि हमारा ये जो है वो रेफरेंस एक्सिस है। अगर y की अगर हम यहाँ से ऊपर की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस हमारा रेफरेंस बनता है, और अगर हम यहाँ से इधर की बात कर रहे हैं तो हमारा y एक्सिस। जब x की बात करेंगे तो y रेफरेंस बनेगा, अब जब y की बात करेंगे तो x रेफरेंस बनेगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये हमने मान लिया y बार। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो गया y से या जेड एक्सिस से, ये जो डिस्टेंस हो गया ये हमने मान लिया x बार। x बार क्या है, डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम y एक्सिस और z एक्सिस, और y बार क्या है कि डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम x एक्सिस। और यहाँ से जो अगर हम बात करें, ये जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया z बार। z बार का मतलब है x से या फिर y से डिस्टेंस। अब अगर इस बॉडी, ये जो बॉडी है, ये बॉडी का टोटल वेट यहाँ से पास हो रहा है, लेकिन ये बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो एक हमने मान लिया कि एक कोई पार्टिकल है W1 जिसका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दूसरा मैंने मान लिया कहीं इधर W2, ऐसे ही W3 W4 हम मान सकते हैं। तो इस W1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हम बात करें तो ये हो गया y1, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो हो गया वो हमारे पास x1 हो गया, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास z1। तो हमारे पास जो CG का जो डिस्टेंस है वो x बार y बार z बार है, और जो W1 का है वो x1 y1 एंड z1 है। उसी तरह से W2 का क्या हो जाएगा, y2 x2 एंड z2, एंड W3 का y3 x3 एंड z3। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या सिंपली हम बोल सकते हैं वेरिग्नेंस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू वेरिग्नेंस थ्योरम, तो हमने वेरिग्नेंस थ्योरम में क्या पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट सेम पॉइंट। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट वेट क्या है या टोटल वेट क्या है, W। इस W का मोमेंट किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट, हमने मान लिया ये पॉइंट था O, ये सेंटर था, ओरिजिन, उसी ओरिजिन से Y पास हो रहा था, उसी ओरिजिन से X एंड Z। तो इस W का मोमेंट किसके अबाउट, O पॉइंट या Y एक्सिस के अबाउट बराबर होगा W1 के मोमेंट प्लस W2 के मोमेंट प्लस W3 के मोमेंट के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि W इंटू एक्स बार या सिंपली Y बार इज इक्वल टू W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 अप टू n W एन एक्स एन, और इसको हम इंटीग्रेशन में ले सकते हैं W इंटू एक्स एज इट इज़। अगर हम y की बात करें तो W इंटू वाई बार इज इक्वल टू W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 अप टू n, और सिमिलरली यहाँ से होगा W इंटू वाई।
अब अगर ये W ना होके, मतलब वेट ना होके, अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हमारा W रिप्लेस हो जाएगा एरिया से, तो A इंटू क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अप टू सो ऑन। और यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ A इंटू एक्स, या ऐसा भी आप दिखा सकते हैं सम ऑफ A इंटू एक्स। सिमिलरली A इंटू वाई बार की बात करेंगे तो यहाँ से हो गया A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 एंड सो ऑन, और इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू वाई। तो ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम x बार इसको अगर पकड़ लेते हैं तो यहाँ से x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अप टू AN xn अपॉन A। और A का मतलब है यहाँ पे A इज इक्वल टू हो गया टोटल सम ऑफ ऑल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3, और W का मतलब भी क्या है, सम ऑफ W1 प्लस W2 प्लस W3। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो सम ऑफ क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। मास की बात करेंगे तो सम ऑफ M1 प्लस M2 प्लस A3। तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला आ गया। सिमिलरली y बार भी वैसे ही हो जाएगा A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 अपॉन A। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया कि x बार इक्वल टू क्या होगा A1 मतलब सेक्शन 1 का एरिया प्लस सेक्शन 1 का एरिया इंटू x1 मतलब रेफरेंस एक्सिस से उस सेक्शन के CG का डिस्टेंस। तो A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन A का मतलब है टोटल एरिया एज इट इज़ A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3। तो यहाँ से एक और डेफिनेशन निकल के आ रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और वो डेफिनेशन क्या है कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ नथिंग बट इट इज़ डिफाइंड एज द मोमेंट सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अबाउट एनी एक्सिस। तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। It is also defined as the sum of moment of area divided by total area। तो ये भी आप इस तरीके से भी आप मोमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉयड को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस इज ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंट ऑफ एरिया, ये क्या है मोमेंट ऑफ एरिया, ये है मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस। सेंट्रॉयडल एक्सिस का मतलब एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर, यहाँ पे क्या है सेंटर, तो एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर से पास होगा उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉयडल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस इज ऑलवेज ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एरिया सेंट्रॉयडल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है तो वहाँ से CG का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे एरिया वो एरिया की तो वैल्यू रहेगी, लेकिन ये जो x1 की जो वैल्यू होगी वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो ज़ीरो होगी। तो उस केस में जो सेंट्रॉयड जो होगा ये सम जितने भी होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। ज़ीरो डिवाइड बाई एनीथिंग विल बी ज़ीरो। इसलिए मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस इज़ ऑलवेज ज़ीरो। कभी भी सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ एरिया होता है वो जीरो ही होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं कि मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सेंट्रॉयडल एक्सिस विल बी व्हाट, ज़ीरो, इनफाइनाइट, 1 एंड
समथिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करके आगे हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, इससे पहले जब हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे थे तो उसमें हमने लिया था एक रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल है, हमने मान लिया कि रेक्टेंगल का डेप्थ जो है वो d है और विड्थ क्या है वो b है। तो ये जो रेक्टेंगल है ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल था, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल था और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल था। अब इसके लिए जो रेफरेंस एक्सिस है, ये रेफरेंस एक्सिस जो है हमारा क्या है, ये हमारा हो गया y और ये हमारा रेफरेंस एक्सिस हो गया क्या, x। तो अगर इसका CG बात करें तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही CG होगा। तो ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब है कि अगर y एक्सिस के अबाउट जब हम कट किए 2 भाग में डिवाइड हो गया, x एक्सिस के अबाउट जब हम कट किए 2 भाग में डिवाइड हुआ। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x बार। ये CG है तो CG का डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से कितना हो गया, x बार। और अगर हम x एक्सिस से यहाँ से बात करेंगे तो y बार। तो अगर x बार के अगर हम लिखेंगे x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर सिमेट्रिकल है, सपोज कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल था, तो आपको x बार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। और अगर y बार के अबाउट भी सिमेट्रिकल है तो ये तो y बार के लिए होगा। अगर x बार के लिए भी अगर सिमेट्रिकल है, x बार के लिए सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो y बार होगा, x बार के लिए सिमेट्रिकल है तो y बार जो होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल हाइट। ये टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से हम सेंट्रॉयड फाइंड आउट करते हैं सिमेट्रिकल सेक्शन का। वैसे ही हम किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सर्कल का फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, ये अगर इसका डायमीटर d है तो x बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/2 और y बार भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा d/2। अब अगर सपोज कि हमारे पास एक ऐसा सेक्शन है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कल की, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल है। अब देखिए ये क्या है, x एक्सिस के अबाउट इसको कट कीजिए तो ये ओवरलैप करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। इसको जब y एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ये जो सेक्शन है ये है y एक्सिस और ये जो सेक्शन है वो y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो यहाँ से अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर कोई सेक्शन x और y एक्सिस के दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो अगर y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो x बार क्या होगा, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। और अगर x के अबाउट सिमेट्रिकल है तो y बार क्या हो जाएगा, टोटल हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब अगर सिर्फ और सिर्फ y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो आपको इसका y बार फॉर्मूले से फाइंड आउट करना पड़ेगा। y बार के लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस इस तरह से डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, या सिंपली हम बोल सकते हैं a। और इसका अगर x बार की बात करें, y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसका जो x बार होगा वो ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x बार कैसा होगा, x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो पॉइंट क्या रखना है, इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि अगर y के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब सेक्शन जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है उसका सेंट्रॉयड, मतलब y के अबाउट सिमेट्रिकल है तो y का सेंट्रॉयड या y बार जो है फॉर्मूले से आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन x बार आप इजीली निकाल सकते हैं, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। तो इसका अगर हम बात करें x बार तो ये हो जाएगा d/2। और अगर यहाँ से अगर y बार की बात करें, x बार d/2 का मतलब कहीं ना कहीं x बार इसी एक्सिस पे लाई करेगा। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकता है, इधर कहीं लाई नहीं करेगा, इसी एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर हम x बार की बात करेंगे तो यहाँ y बार की बात करेंगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस होगा और ये होता है अपना 4r/3π। और ये आपको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस एक्सिस की अबाउट सिमेट्रिकल है उसका आपको फॉर्मूले से निकालना है, बाकी उसके परपेंडिकुलर जो
होगा वो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट है तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2। तो ये था एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो स्टैंडर्ड सेक्शन है उसका हम सीजी आपको बताएंगे और एक एग्जांपल से भी समझेंगे एल सेक्शन, आई सेक्शन या टी सेक्शन का कि सीजी कैसे फाइंड आउट करते हैं, या इस फार्मूले को हम यूज़ करके सीजी कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसमें सिमेट्रिकल सेक्शन को भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।